बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी मौज़ूआत पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपसे कुछ देर पहले ये ख़बर बल्कि इस वक्त भी सारे टीवी चैनल्स की और एयरवे की भी न्यूज़ में चल रही है कि एमक्यूएम के रहनुमा बाबर गौरी साहब, बाबर गौरी का एमक्यूएम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ में रहे हैं, पोर्ट एंड शिपिंग रही है और हर हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, खास अरसे से फिर पाकिस्तान से बाहर है। तो आज ये खबर चली आपसे कुछ देर पहले कि बाबर गौरी साहब वतन वापस आ रहे हैं। फिर ये खबर चली कि वतन वापसी पर उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है, क्योंकि सौलत मिर्ज़ा वो जो पकड़ा गया था मुख्तलिफ बड़े संगीन जराइम पे, उसके बयानात की रोशनी में जो JIT तश्कील पाई है उसके हवाले से बाबर गौरी साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है। तो हम ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में बाबर गौरी साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लें कि इन खबरों में कितनी हकीकत है। बाबर गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, वतन वापस आ रहे हैं? देखिए, मैं वतन मेरा वतन है और मैं बिल्कुल वतन वापस आ रहा, अपना प्रोग्राम बनाया मैंने वतन आने के लिए। मैंने बेल अप्लाई की। अगर जो एक कानूनी एक शहरी का फर्ज है कि वो अपने आप को कानून के सामने लाए, अगर कोई इल्ज़ाम है तो कानून फेस करे। और सिंध हाई कोर्ट में जो मंजर आम पे 2 केस थे, उसमें एक KPT के अंदर जो है वो जॉब्स के हवाले से था, जिसको हाई कोर्ट सिंध ने ख़त्म किया हुआ है, और दूसरा जो FIA का था इस्लामाबाद का। उन दोनों केसेस के हवाले से हमने प्रोटेक्शन बेल ली, जो आज उन्होंने हमें ग्रांट की। अब ये नया सिलसिला जो अभी मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहा है कि सौलत मिर्ज़ा, मैंने उस वक्त भी ये बयान किया था जब ये उनकी वीडियो टेप आई थी कि मैं तो उनको जानता था, लेकिन मेरा कोई ऐसा वो जो उन्होंने बयान दिया था, ना वो कभी मेरे घर आए, ना कभी मैंने उनको कोई ऐसी बात कही कि खुदा ना खास्ता। और मैं नया MQM में आया हुआ था, उस जमाने में मैंने 93 MQM में ज्वाइन की थी। तो उसके बाद एक JIT बनी थी और उसकी रिपोर्ट डॉन अखबार में छपी थी, और उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। खुद उनकी फैमिली को पता है, जो MD KSC थे, इसमें मेरा कहीं नाम ही नहीं था। वो अचानक आई डोंट नो किसने करवाया, क्या करवाया, और ये भी अचानक कैसे ये मुलाकातें वैसे आपकी कितनी रही हैं सौलत मिर्ज़ा से? मुतवातिर रही हैं? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि वो मैं नौरसादाबाद में रहता था, मेरा घर नौरसादाबाद था, मैं नौरसादाबाद से MPA था, और सौलत मिर्ज़ा जो थे वो MQM के कारकुन थे नौरसादाबाद के। तो उस हवाले से सेक्टर का जब हम लोग जाते थे मुख्तलिफ लोगों को पब्लिक मीटिंग में, कहीं मुलाकात हुई होगी, लेकिन ये जो थी इसको मैंने मुसलसल आपके चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, जब ये इनकी वीडियो मंजर आम पे आई थी तो मैंने इसको मुकम्मल मुस्तरद किया था। और उन्होंने क्यों कहा था आपके ख्याल में? वो तो उस वक्त ऐसे मरहले पे थे कि जब जाहिर है उनका तो टाइम खत्म हो रहा था, ऐसे सेंसिटिव मोमेंट में उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया कि मैंने इसके कहने पे ये किया, उसमें आपका नाम ले लिया उन्होंने, क्यों? उनकी वाइफ का बयान भी फिर आप शामिल करें ना। उनकी वाइफ ने कहा था उनसे किसी ने ये कहलवाया था और उनको ये कहा गया था कि उनकी फैमिली को न्यूजीलैंड भेज दिया जाएगा, ये सब कह दो। तो मैं तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, बहरहाल वो नहीं है दुनिया में आज। और मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पॉलिटिकली आप कोई भी केस बना सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल पूरी सबको पता है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्म की चीज़ों से। तो अब जबकि ये खबर आ गई है कि सौलत मिर्ज़ा केस के हवाले से आपके खिलाफ तफ्तीश का नया रुख मिल गया और गिरफ्तारी हो सकती है, तो नहीं, ये देखें ये JIT ऑलरेडी पहले बनी थी। उसकी रिपोर्ट मौजूद है, वो पब्लिश हुई थी डॉन में भी, और उसमें क्लियर किया गया था कि ऐसी कोई शवाहिद नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई कॉल आई थी, अगर कॉल आई थी, कॉल के रिकॉर्ड होते हैं, दुनिया में होते हैं, यहाँ नहीं होते, बाहर होते हैं, सब जगह होते हैं। तो मैंने उस वक्त भी ये पॉइंट उठाया था। लिहाजा मैं तो मैंने 2017 में पॉलिटिक्स छोड़ दी, मैं एक सिटीजन की हैसियत से अपने मुल्क आ जा सकता हूँ, और अगर कोई खुदा ना खास्ता केस है और कोई ऐसी चीज़ है, बिल्कुल मैं फेस करूँगा। MQM छोड़ दिया अब आपने? मैं MQM 2017 में, मैंने कोई किसी ग्रुप से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। और पाकिस्तान अगर आप वापस भी आते हैं तो आपका MQM में के प्लेटफॉर्म से या किसी प्लेटफॉर्म से सियासत करने का कोई इरादा नहीं है आपका फिलहाल? फिलहाल किसी भी उससे कोई इरादा नहीं है। आप MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी राब्ते में नहीं है? सियासी हवालों से है, जाती दोस्तियां होती है अलग बात, सियासी हवालों से। जाती दोस्तियों में तो सबसे हैं, MQM हो या नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी बात हो, पुराने दोस्त हैं, पॉलिटिक्स में रहा हूं मैं। हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा सियासी हवालों से, पार्टी की फैसला साजी, ये वो। नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा किसी से कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। आप फिलहाल एक आम शहरी कैसे से वतन वापस आना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मेरा वतन है, मेरा राइट है, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। और अब आएंगे या नहीं आएंगे इस खबर के बाद? मैं क्यों नहीं आऊंगा भाई, मैंने तो बताया मैं प्रोग्राम बना रहा था, मैंने केस फाइल किया हुआ था कोर्ट में, और जमानत मेरी बेटी ने जाके आज जमानत ली है। तो मतलब मेरा हक है, मेरा वतन है, मेरी वालदा 80 साल की हो गई हैं, उनको उनके पास मुझे मिलना था, मुझे मेरी अपनी सेहत का मसला है, मुझे
किडनी प्रॉब्लम, मैंने आपको शायद इल्म में ना हो, अल्लाह बस सेहत दे, मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, अल्लाह लेकिन सेहत दे, अल्लाह सेहत दे। 7 साल हो गए, 7 साल मुल्क से बाहर रहना आसान नहीं होता। तो अब आपकी फिर आपने क्या सोचा है, आप कब तक आ रहे हैं फिर वतन वापस? देखिए इंशाल्लाह जल्दी, बस आप दुआ करें, हमारा वतन है, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएंगे। यानी आपने इरादा कर लिया था वतन वापसी का, अभी भी आप आ रहे हैं, लेकिन इस खबर के बाद आप थोड़ा सा बस जरा रीशेड्यूल कर रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ अगर मैं इसको इस तरह, इफ आई फ्रेज इट दिस वे? नहीं, मैंने अभी कोई फाइनल नहीं किया था, लेकिन ये है कि हाँ, ये देखना है कि आखिर ये खबर चली है या चलवाई गई है, क्या है, क्यों है, अगर मतलब ये तो चीजें अब आएंगी सामने, गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट देखे, वजीर आजम साहब देखें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई क्या मसला, अगर कोई केस है, मैं गिल्टी हूँ तो मुझे बताया जाए, और अगर मैं क्लियर हूँ और कोई है और मेरे पास कोई भी इल्जाम है, मैं फेस करूंगा, मैं जो भी कोर्ट के अंदर मुझे उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। और आप आखिर बता दें, पाकिस्तान जस्टिस सिस्टम से जाने की वजह क्या थी बाबर गौरी साहब, क्यों चले गए थे? मैं जब निकला हूँ, मैं तो रूटीन में निकला था, 2015 में मेरे पीछे एक केस नहीं था, आपको तो पता है सारा। जब मैं निकला हूँ मेरे पे कोई केस नहीं था, पहला केस 2017 में सामने आया था, वो भी एक जॉब के हवाले से। ठीक है, तो आप मेरे वजीर दाखिला राना सलाउल्लाह साहब से भी अपील है कि वो चेक करें कि ये क्या वजह है। मैं इतने अरसे पाकिस्तान के अंदर, मैंने पाकिस्तान को सर्व किया है, मेरे दौर में जितने काम हुए, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि किसी दौर में इतने काम नहीं हुए। मैंने जो मेरी मिनिस्ट्री का दौर था, $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी मिनिस्ट्री में। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब एक वफाकी वजीर। कहते हैं मेरा अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, MQM में छोड़ चुका हूँ, आम शहरी के साथ वतन वापस आना चाहता हूँ, वतन वापसी का प्रोग्राम बना लिया था, अभी भी आऊँगा वतन वापस, लेकिन अब कब आना है ये ज़रा देखना है, चूँकि मैं 2 मुकदमात जो थे उनमें ज़मानत ले चुका हूँ, लेकिन अभी ये खबर चली है कि जनाब सहूलत मिर्ज़ा की JIT मेरा नाम है, हालांकि वो उनके मुताबिक वो कहते हैं कि उससे मैं क्लियर हो चुका हूँ, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी तो हमने कहा ज़रा इससे आगाज़ करें। अब ज़रा हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। लगता ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पे इदारों के हवाले जिनको वो न्यूट्रल्स कह के मुखातिब करते हैं, अपने बयानिए को रोज़ाना एक कदम आगे लेके जा रही है और अपनी बात को ज़रा ज़्यादा सख्त अंदाज में कहने जा रही है, और ऑफ कोर्स उनको ब्लेम कर रही है कि वो हुकूमत में आज अगर नहीं है तो उनकी वजह से नहीं है। अगरचे वो आप बात की इब्तिदा तो अमरीकी साजिश से करते हैं, मामला शुरू अमेरिका से होता है, लेकिन मेरा आता है यहाँ पे न्यूट्रल्स पे, तभी वो जब भी अपनी हुकूमत के जाने की बात करते हैं तो न्यूट्रल का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते। आज इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग बयान आए, फिर हम अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं और उनसे बात करते हैं। एक सवाल, एक मासूमाना सवाल का जवाब आज इमरान खान साहब ने खुद दिया। सब ये कहते थे, खुद PTI के लोग हमें ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कि खान साहब ने मैनेज ही नहीं किया पॉलिटिकली लोगों को, ये वो। खान साहब ने खुद जवाब दिया इस सवाल का कि मैंने क्यों किसी को मैनेज करने की कोशिश नहीं की, मैंने क्यों किसी को नहीं कहा कि हमारा साथ दे, क्यों? जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है। जब भी मैं सोचता था ना, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये साजिश कैसे होगी, क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा? मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। मैंने कहा ये कोई सोच सकता है कि 16 अरब के केसेस वो और 8 अरब के नैब में, और वो कहते हैं ना कि आपने तैयारी नहीं है, कुछ नहीं किया। मैं आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि नहीं वो नहीं हो सकता, कि इसको नहीं बना सकते। तो खान साहब ने बताया कि मैंने इसलिए कोई एफर्ट ही नहीं किया बताने की, आई वाज सो श्योर कि अगर मैं नहीं हूँ, और वो अपने इंटरव्यूज में कहते भी थे अगर आपको याद हो कि मेरे अलावा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो वो ही वाज सो श्योर कि अगर मैं नहीं हूँ तो नवाज शरीफ तो ज़ाहिर पाकिस्तान से बाहर है, आसिफ ज़रदारी पीपल्स पार्टी इतनी सीटों के साथ तो बन नहीं सकती। ये जुमले उनके नहीं है, इसमें मेरा तज़िया है। तो अब एक शहबाज शरीफ एक ऑप्शन है ना, तो खान साहब कहते हैं कि अब ये उनके जुमले हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता था। आई वाज सो श्योर कि दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मुझे यकीन था कि जब शहबाज शरीफ नहीं तो फिर मैं ही हूँ, लेकिन मगर ये हो ना सका। आज खान साहब ने एक ही तकरीर में बार बार न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, सख्त अंदाज में मुखातिब किया। अब ये बड़ी एक स्टेटमेंट है, हालांकि वो ज़ाहिर है जिनको मुखातिब कर रहे हैं, अब खान साहब यही नैरेटिव बना रहे हैं ना कि भाई वहाँ पे डाका पड़ गया घर में, यानी कि पाकिस्तान में साजिश हो गई और आप न्यूट्रल हैं। उस पर वो कह चुके हैं कि हमारी इनपुट है ये बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन खान साहब ने आज फिर ये बात नहीं, बल्कि ये मतलब ज़ाहिर है ये बड़ी नौयत की बात है, इल्ज़ाम है कि आपने कुछ नहीं किया, यानी आप डाका पड़ गया और आप देखते रहे। हैरत अंगेज़ तौर पे इमरान खान साहब यही लफ्ज़ न्यूट्रल के लफ्ज़ को जब वो हुकूमत में थे जनरल बाजवा से ही मंसूब करके एक सिफत के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे कि कितनी अच्छी बात है। यानी बाजवा साहब की अच्छाइयाँ गिनवाते वो कहते थे कि बहुत अच्छे हैं वो, इसलिए कि न्यूट्रल है वो। जब न्यूट्रल होना अच्छा था उनके ख्याल में, शायद आप देखिए क्या कहा करते थे। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है
ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कल तक ये मामला था, आज ये मामला हो गया, और आज फवाद चौधरी साहब ने तो रात 8 बजे उन्होंने सीधी सीधी बात ही कर दी। उन्होंने कहा भाई इस्टेब्लिशमेंट या यहाँ होती है या वहाँ होती है, पहले हमारी तरफ थी आज उनकी तरफ चली गई, सीधी बात। देखें क्या कहा फवाद साहब ने। तो पाकिस्तान में हमेशा जो है वो फौज और जुडिशरी ने मिलकर की है। एक्सक्री अदारा ना चाहता तो नहीं सकते। पाकिस्तान की 70-75 साल की जो तारीख है उसमें फौज और जुडिशरी दोनों पॉलिटिकल प्लेयर है, वो या इधर होंगे या उधर होंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दी इन्होंने, तो जुल्म की हद है, कोई मजाक थोड़ी है इन्होंने जो किया। आपने कहा या वो इस तरफ होते हैं या उस तरफ होते हैं, कि पहले वो इस तरफ थे अब वो उस तरफ चले गए, यही कह रहे हैं आप? यही समझ लें। और पहले इस तरफ थे अब उस तरफ चले गए, यानी ये मसला नहीं है कि वो न्यूट्रल हो गए, मसला है कि यार इस तरफ थे तो ठीक थे, इस तरफ क्यों चले गए, इस तरफ रहते ना, क्या मसला था। बात करते हैं अपने मौजूद मेहमान गिरामी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जनाब फ़ारूक हबीब साहब तशरीफ़ फरमाए, हमारे भाई हमारे दोस्त, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा, फॉर्मर गवर्नर पंजाब रहे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जनाब लतीफ़ खोसा साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश खोसा साहब वक्त निकालने का। और ARY न्यूज़ के हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हरदिल अजीज़ हमारे बस वैसे एनालिस्ट हमारे साथ हैं जनाब खावर घुमन साहब। खावर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का हमें। आज उस अगर इल्ज़ामात लगाना कल नून का गलत था तो आज आपका कैसा सही है? नहीं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर वसीम यकीनन एक आपका अपना अंदाज़ है और आपका बड़ा एक मासूमाना अंदाज़ है चीज़ों को देखने का भी और चीज़ों को जो है वो पेश करने का भी, लेकिन हकाइक थोड़े से बरअक्स हैं। मैं उसके ऊपर बयान कर देता हूँ आपको। देखिए सादा सा एक मामला है कि हकाइक क्या है। हकाइक ये है कि आपके मार्च 2022 तक आपका मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, मुल्क की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन टारगेट आप अचीव कर रहे थे, मुल्क में नई सनतें लग रही थी, 450 अरब रुपए के टर्फ से नई मशीनरी पाकिस्तान आ चुकी थी, आपकी ज़राअत जो है वो फल फूल रही थी, 4.5% ग्रोथ थी, 30 साल ग्रोथ के रिकॉर्ड टूटे, इक़्तिसादी सर्वे में वो तमाम चीज़ें सामने आ गईं। इसके अलावा फैटफ की आप तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आप पूरी कर चुके, वो भी नताइज आपके सामने आ गए। इमरान खान के ऊपर ना कोई पनामा था, ना इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का कोई ऐसा स्कैंडल सामने आ गया था जिससे एक बहुत बड़ी को तहरीक जन्म ले चुकी थी। ये तो पिछले 3-3.5 साल से ये जितनी जमातें हैं ये मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती रही, चाहे वो फैटफ कवानीन हो, और उसी तनाजुर में आकर खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल गया कि हमें लग रहा था कि इनको सज़ाएँ हो जाएंगी और कोई जजेस आ रहे हैं और कोई तैनाती का मामला आ रहा है, तो लिहाजा हमने कहा कि रजीम चेंज जो है वो होना चाहिए। और इमरान खान उससे कबल एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे। आज उसकी कड़ियाँ आप साथ मिलाते जाएं कि नजम सेठी की मुलाकात होती है नवाज शरीफ से, वो जो हनीमून पिक्चर आती है, और उसके बाद बयानिया आ जाता है कि अमेरिका को अड्डे दे देने चाहिए। हुसैन हकानी को कौन नहीं जानता, वो कह देते हैं कि जनाब पाकिस्तान को एक सब्सिडरी मुल्क बन के रहना चाहिए, कोई अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी और सॉवरेनिटी के ऊपर इतना पाकिस्तान को बात नहीं करनी चाहिए, जो अमेरिका के वो चुप करके अच्छे बच्चों की तरह मान लेना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब उन पे ले गए ना, मेरा सवाल तो ये था कि आप कह रहे हैं मैं उसी जानिब आ रहा हूं कि आपने कुछ नहीं किया। ये इल्जाम जब नून लीग की पछवाड़ी लगाती थी आप गद्दार कहते थे उनको। नहीं, हालांकि वो ये इल्जाम लगाते भी कम इल्जाम लगाते थे। नहीं, हमारा कोई इल्जाम नहीं है। एक मिनट सुन लें, हमारा किसी इदारे को हम ना देखें, हमारा ना कोई डॉन लीग्स है ना हमारा को मेमोगेट है, तरफ थोड़ा फ़र्क है, मुख्तलिफ है, उसको समझ लें। क्या चीज़ है, हम ये कहते हैं कि जब तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी, जब आलमी सतह के ऊपर भी हमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी, रशिया से सस्ता तेल मिलने जा रहा था, आज 60-70 रोज़ के अंदर मुल्क या तो बेहतर हुआ हो या ख़राब हुआ हो, मुल्क की जो हालत है वो आपके सामने है। तो इस पर वो लोग जिनके पास पावर है, जो ताकतवर हैं, उनके सामने एक सवाल रखा गया है कि जब किसी घर के हालात इतने ख़राब हो रहे हों तो उस घर के अंदर तमाम लोगों की जिम्मेदारी है मुल्क को इंस्टेबिलिटी से बचाना। उन पावरफुल लोगों का जिम्मा किसी हुकूमत को गिरने से बचाना जिम्मेदारी बनती है, ना किसी को हुकूमत में लाना उनका जिम्मा है, ना किसी को घर भेजना उनका जिम्मा है। उनको ये नहीं, नहीं, अगर उन्होंने माजी में काम किया भी तो गलत किया है, तो आप उनकी तरफ, ये तो पॉलिटिकल है ना, आपको बचाना चाहिए अपनी हुकूमत। सुन ले, नहीं, सुन ले, देखें, कंट्रीब्यूटिंग
फैक्टर्स उसके क्या हैं, मुझे आप ये बता दें। आप बयानात उठा लें, कोलाज बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर चलता है, जिसमें मरियम सफदर का बयान है, एहसन इकबाल का बयान है, शाहिद खाकान अब्बासी का बयान है और PMLN के बहुत सारे लोगों के बयानात हैं। जिस तरह आपने इमरान खान का बयान चलाया वो चला दें कि अदम एतमाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, आप चला दें। अगर वो बयानात पहले मौजूद नहीं है या आज उन बयानात को वो कह दें कि वो गलत है, हम उस चीज़ की तरफ जाना नहीं चाहते। हम ये बुनियादी बात कर रहे हैं कि हम सब की जिम्मेदारी क्या है, अपने मुल्क को बचाना, मुल्क के निज़ाम को बचाना, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती को कायम रखना। आज जो NRO 2 लेकर आए हैं, ये को अच्छा काम किया है वसीम बादामी। एक मासूमाना सवाल जरा पूछ लें आप इनसे। नहीं, वो नैब तरमीम पे कल पूरा प्रोग्राम किया है और उस पे आज भी बात होगी। कल पूरा नैब को अंधा, काना, लूला, लंगड़ा बना दिया गया भाई। नैब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से नो एक्शन ब्यूरो बन गया है। चले खोसा साहब से पूछता हूँ, ठीक है खोसा साहब। सर वो ये अब वो खैर वो एस्टेब्लिशमेंट वाली बात पे भी मैं जब दोबारा आऊँगा फारूक साहब के पास उनसे पूछूंगा कि उस हवाले से मजीद गुफ्तगू तशना है अभी। लेकिन आप बताइए जो गवर्नेंस के हवाले से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखें जी, और नंबर्स के साथ बता रहे हैं कि 3-3.5 साल में क्या क्या चीज़ कहाँ थी, फिर आप आए और फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। तो वो इसको भी साजिश से ताबीर करते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, भट्टा बैठा दिया गया और पावरफुल लोगों ने इसमें अपना किरदार भी अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। देखिए वसीम, पहले तो मैं ज़रा सौलत मिर्ज़ा वाली वो बात आपको बता दूं। हाँ। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया है हमारा क्या होता है एक अंदाज़ कि जब उसको सजाए मौत की कोठड़ी में बंद था। हाँ, और उसको चंद दिनों के बाद उसको फांसी लगा दी गई। वहाँ कभी आज तक मैंने तो अपना वकालत में, सारी इतनी लंबी वकालत में मैंने नहीं सुना कि कभी उसका जो है वो इंटरव्यू हुआ हो और उसको जो है उसने कोई बयानात उसके रिकॉर्ड किए गए हों ऐसी कैफियत में। हाँ। और उसका ये क्या नज़री बयान था, कोई आखिरी ख्वाहिश थी, ये क्या था? हाँ। मुझे तो समझ नहीं आता है। और फिर अब JIT एक नई बना दी गई है उस वक्त जब बाबर गौरी साहब ने इंदिया दिया वापस आने का। हाँ। बाकी मैं आपके मासूमाना सवाल पर छोड़ता हूँ कि ये क्या हो रहा है और किस कानून के तहत हो रहा है। साहब सिंध में आपकी हुकूमत है, को पता करवा लें चीफ मिनिस्टर साहब से। मैं कह रहा हूँ सिंध में आपकी हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर साहब से कहें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको दे दें कि उस सेल में कौन फोन लेकर गया, कैसे हुआ। ये सिंध का नहीं है, नहीं ये JIT जो है ये FIA की, ये ऊपर मरकज की बनी है या कहाँ से बनी है, ये JIT सूबे की नहीं है, माफ कीजिएगा। तो मरकज में भी पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह से क्या पूछूं। आप लोग, आपके पास अहम ओहदे हैं। मैं तो इस पे जा ही नहीं रहा ना इस बात पे कि कैसे है। मैंने तो सिर्फ वसीम बादामी साहब की पता नहीं उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है या उनको सिर्फ बताया है, क्योंकि मैं इन हालात से और वाक़यात से कानून की मैं वाकिफ नहीं। वैसे आप लगे तो चाहे तो इसमें तज्जिया भी फरमा दें कि ये जिसका भी आइडिया था, मैं नहीं पता, लेकिन बल्कि शायद पता है लेकिन छोड़ें। लेकिन क्या मंतिक थी इसके पीछे, ये इससे क्या, और ऐसे बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है? वैसे एक लगे हाथ तो बता ही दें, जब सौलत मिर्जा का तस्करा छिड़ी गया तो कानूनी हैसियत होती है कोई? देखिए इस पे तो वो जब मर गया है, अब है ही नहीं दुनिया में, उसकी तस्दीक करने कौन आएगा उसका। और अगर KESC के MD को मारा है, मर्डर किया है और उसके घर के बाहर जब वो निकला है और निकलने के बाद जो है थोड़ी ही दूर बाद उसको जो है आवाज़ गोलियों की आती है और उसके घर वाले वहाँ आते हैं, तो वहाँ तो गाड़ियाँ कोई भी नहीं होती है और फिर बुलाई जाती है एक एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वो जो भी है, केस को मैं नहीं जाता, लेकिन बाहर क्या ये बड़ा अजीब सा है कि एक JIT बनी, बाबर गौरी साहब उसमें से मुस्तस्ना हो गए। अब इस स्टेज पर वो 8 साल 9 साल पुराने बयान की बुनियाद पर जो है एक नई JIT बनना, ये मुहिम्मा है। मुझे तो समझ नहीं आता है। वसीम बादामी साहब अपने मासूमाना सवाल से किसी और से पूछेंगे, शायद वो इसका कोई जवाब, शायद इसकी कोई गुत्थी सुलझा दे। मैंने उसको अब जरा ये बताएं जो हमारे भाई वसीम, बड़ी बदकिस्मत, मैंने सुन लिया, बहुत बदकिस्मती है वसीम हमारी कि हम अपने तई तो जवाब नहीं देते और हम कहते हैं कि उन्होंने ये किया। अरे भाई, अगर हमने गलत किया या पिछलों ने गलत किया, पिछली किसी हुकूमत ने, तो क्या आप अपना तो ज़रा जवाब दे दें, अपना तो बता दें। क्या ये मुनासिब है कि आप इस तरह इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हुए
आप हर बात में उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये ज़ेब देता है वज़ीर आज़म को कि वो जो है बार बार अस्करी क़यादत का हवाला दे? और ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें हल्फ उठाया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी का कि अगर कोई ऐसे अमूर होंगे तो मैं अपना जो है उसको बयान नहीं करूँगा। अब देखें, मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहते हैं मैं जनरल फैज़ को नहीं बनाना चाहता था या बनाना चाहता था, क्यों नाम लेकर आप उन्होंने कहा कि वो तो नवंबर आता तब मैं सोचता कि किसको बनाना है, मेरिट बना देता किसी और को। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये तो अपोजिशन की उस वक्त की अपनी इख्तिरार थी। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने नाम लिया है, जनरल साहब का नाम लिया है। छोड़ दें उस बात को भी कि बहरकैफ ये है कि मुझे नहीं मतलब समझ आती कि क्यों हम मुतनाज़ा बनाते हैं उन इदारों को। अब हमने अदलिया को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अफवाज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी मुतनाज़ा बनाने की प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को तो वैसे ही बराह रास्त वो गालियां देते हैं। ये काम सबने ही किया है ना, बिफोर आई गो टू खावर गुमन साहब, ये काम सबने ही किया है ना। जब बिलावल साहब भी तवातुर के साथ सेलेक्टेड कहते थे तो जाहिर उनका इशारा वाबड़ा की तरफ तो नहीं होता था ना, वो सेलेक्टर किसको कह रहे होते थे? चले अगर हम गलत थे तो क्या गलती पर गलती करना, विल टू रॉन्ग्स मेक वन राइट, क्या वो ठीक हो जाती है बात? और ये तो माशाल्लाह अपने आप को, ये तो रियासत मदीना से नीचे नहीं उतरते थे, तो क्या रियासत मदीना इस चीज़ की मुतकाजी है कि इंसान को जो है तदब्बर और हौसले, लेट मी ब्रिंग खावर गुमन साहब, ठीक है, विद योर परमिशन खोसा साहब, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। ये खावर साहब, ये आज भी हमने देखा अभी तवातुर के साथ, यानी कि क्या आपका तज्जिया क्या है तहरीक इंसाफ में? ज़रा इस बात पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि बीइंग आउट ऑफ द पावर, और वो जाहिर है वो जिन लोगों को वो जिम्मेदार समझते हैं इसलिए उनको एड्रेस कर रहे हैं, यानी तकरार से इस बात का इस्तेमाल क्यों है, नंबर एक। और नंबर दो, आपके ख्याल में क्या होगा, इससे उनको फ़ायदा होगा या ज़रा रास्ते मजदूद हो जाएंगे सियासत के उनके लिए नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में? बहुत शुक्रिया बदामी साहब। एक छोटा सा कमेंट सौरभ मिर्ज़ा के हवाले से। इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनके नीचे डिफेंस के सारे इदारे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनके नीचे FIA बाकी है। 18वीं तरमीम के तहत माशाल्लाह इस वक्त ऑल पावरफुल चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। तो सौलत मिर्ज़ा के हवाले से अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो मेरे ख्याल में इनमें से किसी को फ़ोन कर लें। अगर इनको फ़ोन नहीं करना तो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि खोसा साहब के ताल्लुक जो है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छे हैं। तो चूँकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उनसे भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि सौलत मिर्ज़ा का असल मामला क्या है। तो वो मेरे ख्याल में बदामी साहब से मासूमाना सवाल करने की बजाय इन लोगों से कोई सवाल कर लें तो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सकती है। बाकी देखिए, आपका जो सवाल है मौजूदा हालात के हवाले से, इस वक्त एक इशू है थोड़ी देर के लिए जो PTI कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती रही है, नाम लेके उनको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखे। मुल्क के अंदर इस वक्त शदीद लड़ाई है, सियासी लड़ाई है। सही है। एक हुकूमत जिसको निकाला गया है उसका एक दावा है, एक बयान है कि हमारे खिलाफ एक साजिश हुई है, अमेरिका से मरासला आया, उस मरासले को सामने रखते हुए यहाँ से जो है अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च इशू किया गया। नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसकी 2 मीटिंग्स हुई। 2 मीटिंग्स के बाद एक जो है एक जो ज़ाहिर है उसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट इशू की गई, और उस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर हुई, उसकी तशरीह की बड़ी अशद ज़रूरत है मेरे और आपके लिए और आम पाकिस्तानियों के लिए कि वो जो इंटरफेरेंस हुई उसका बुनियादी मकसद क्या था। क्या वो हुकूमत को गिराने के लिए हुई, जो कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, या दूसरे लोग हैं जो नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले या हमारे सो कॉल्ड हमारी जो ऑल द पावर्स दैट बी हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह के मरासले आते रहे, माजी में भी आते रहे हैं, तो लिहाजा इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक मसला बन गया है, इस मसले का हल निकालने के लिए मैं और बदामी साहब या खोसा साहब या फारूक साहब तो नहीं निकाल सकते। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम जो कमांडर हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, सदर पाकिस्तान, आईनी जो एक रियासत की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब को कि जी ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, उस वक्त की हुकूमत ने भिजवाई, स्पीकर ने भिजवाई, तो काइंडली इसके ऊपर जो है तहकीक करवा दें। मेरे ख्याल में तहकीक हो जाए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, सबके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाए तो मेरे ख्याल में ये सारी की सारी जो सियासी लड़ाई है ये खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा भी रास्ता है मेरे ख्याल में, वो इससे भी ज्यादा बेहतर है। अगर हम इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर नहीं पढ़ना चाहते कि इसके अंदर हम जो अदलिया को इन्वॉल्व करें, इसके अंदर हम एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करें,
वो है अवाम की अदालत। अवाम की अदालत ये है इस तरह से कि 3 साल 10 महीने जब तक पीटीआई की हुकूमत थी, ये तमाम लोग ये बात कहते रहे कि ये एक रिग्ड इलेक्शन के जरिए कायम है, मौजूदा असम्बलियाँ, तमाम जो असम्बली है मुल्क के अंदर निज़ाम है वो जैली है, लिहाजा हमें दोबारा अवाम की अदालत में जाना चाहिए। अवाम से पूछ लें उनको मरियम नवाज साहबा पसंद है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहिए, या फिर उनको दोबारा से मोहतरम इमरान खान साहब चाहिए, तो अवाम की अदालत से एक फैसला ले लें। तहकीकात या इलेक्शंस, अलावा अगर आप ठीक है, एग्जैक्टली इसके अलावा अगर आप लड़ते रहेंगे तो ये पता नहीं ये कहाँ जाएगा। सही है, मैं और आप इसके इसके ऊपर सवाल, मैं ब्रेक के बाद खावर साहब आपसे ही शुरू करता हूँ, ब्रेक के बाद एक और मौजू से मैं आपसे शुरू करता हूँ, लेकिन क्विकली बिफोर द ब्रेक खोसा साहब, आप चूंकि इस वक्त जाहिर है साहिब इख्तिदार आपकी जमात, तो आप बताइए क्या ये बेहतर नहीं है, चूंकि आप लोग तो ये कहते हैं ना कि ये जो खान साहब जो पूरा जो नैरेटिव कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं अमरीकी साथ, ये लग़्व है, बेबुनियाद है, बहुत अच्छा है, आला तरीन अदालत में तहकीकात हो जाए, खत्म हो जाए, जान छूटे, ये बेहतर नहीं है कि आप तो गवर्नमेंट करें, आगे बढ़े ताकि। वसीम यार, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस इदारे हमारे पास हैं, और इन्होंने इंटेलिजेंस इदारों ने बारहा ISPR ने कहा कि कोई साजिश का एलिमेंट नहीं है। यही लोग क्या सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर यही बयान देंगे ना, यही बयान जाके पुलिस सुप्रीम कोर्ट में भी देंगे, ये ले आए अगर शहादत इनके पास। लेकिन अब आज की सूरत हाल ये है ना खोसा साहब, एक शहादत। बड़ी सियासी जमात जिसके अपने वोटर्स हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जिस तरह कल तक आप भी उनकी बहुत सारी बातों को मानने को तैयार नहीं थे, तो अच्छा नहीं है कि जान छूटे एक चीज से। और नहीं, वो तो वसीम कोई बात भी मानने को तैयार नहीं है, आप कुछ भी कर लें तो वो मानने को तैयार नहीं है। कल तक वो कहते थे, देखें इस तरह इदारा कहता था कि हमने इलेक्शन में फैसिलिटेट नहीं किया पीटीआई को, आप नहीं मानते थे। बदामी साहब 2013 के इलेक्शन जब वो रिगिंग का इशू आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था, और उसके बाद वो मामला हल हो गया था। तसद्दुक साहब की सरबराही में मेरा ख्याल है जब उसके ऊपर फैसला दे दिया। एग्जैक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लड़ाई खत्म हुई थी। सर उसके बाद खोसा साहब ये तो हुआ ना कि तहरीक इंसाफ के बयानिए से हवा तो निकल गई। 35 पंचर किधर गए? हाँ बिल्कुल, खान साहब 35 पंचर किधर गए? वो ये देखे ना, उसका इतना बड़ा बयानिया तो कमजोर पड़ गया ना, क्रिएट हुआ। इसमें लेकिन किस कॉस्ट पर? यार इस कॉस्ट पर के मुझे एक बात समझा दो, हर देखें वसीम, हर सियासी जो है अमल इस किस्म का आपने अदालतों में लेके जाना है तो फिर अदालतों को ही दे दो। फिर तो ये जो कह रहे हैं कि जी या अफवाज पाकिस्तान का एक प्लेयर है, एक अदालतें एक सियासत में प्लेयर हैं, फिर उनको आप दखल अमल दे दें, सियासतदान घर जाके बैठ जाएं, तो फिर क्या जरूरत है कैसे सुलझेगी फिर आइन की और कानून की? ठीक है, तो आपकी राय की जरूरत नहीं है क्योंकि कह दिया है DGISPR ने। सर ये देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यही जो है इनकी दौरानिये में भी वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठी, उसके आने वाली हुकूमत ने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिठाई, और उन्होंने कहा ISPR ने भी कि हमने हर एंगल से किया है, कोई इसमें साजिश का एलिमेंट नहीं है। यार वसीम तुम बताओ, जब हमने PADM बनाई थी तो उसी में हमारा एक एजेंडा था कि नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, हम तो 3 साल से ये कर रहे थे। जरा खान साहब के बयानात देख लें, आज का जो ताज़ा बयान साहब ने आज का साल पहले पता था। सुन लो, 1 साल पहले मुझे पता था कि साजिश हो रही है। ओ भाई, 1 साल पहले साजिश हो रही है तो ये डिमाश या ये जो एम्बेसडर ने खत भेजा है, ये केबल भेजी है, ये तो कल की बात है। आपने पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश की है, अदरवाइज इसमें वाकई कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल हम इलेक्शन करवाएंगे, रिफॉर्म्स के साथ करवाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म। आए बैठे, मैं इनको कहता हूँ कि खुदा रहा आओ बैठो असेंबली में, हम इलेक्टोरल प्रोसेस को तस्हीह करें, नहीं आना उन्होंने अभी भाई। क्रेडिबल ठीक है, पॉइंट है, मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद में वसीम ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का जो उर्दू जो तर्जमा करती है ना गूगल डिक्शनरी, वो कहती है खुली मुदाखलत। हाँ। तो अब इसके जो खुली मुदाखलत हुई है वो बता दें कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने खुली मुदाखलत, क्या पाकिस्तान के अंदर जो दही भल्ले बनाने का जो रेसिपी है उसके अंदर मुदाखलत की है? ये किसके अंदर मुदाखलत घुमन साहब, ये 11 पार्टियां जो हैं उनकी गुमाश्ता थी अमेरिका के हुक्म पर जो है इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव किया। यही तो मुद्दा है, यही तो कजिया है जिसका हल हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये 11 जमातें ही तो बेनिफिशियरी हैं वसीम, ये तो कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले किया ना इन्होंने। ये लोकल जो प्लेयर्स थे वो ये 11 जमातें हैं। देखें, चलो मुझे अच्छा पॉइंट है, ठीक है, लोग तो यही है। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद यहाँ से शुरू करते हैं।
चलिए जी, जाते जाते इस पे बात कर लेते हैं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है 20 नशिस्तों पर, और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर अपने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है कि एक प्लेटफॉर्म से एक ही सफ में खड़े हो गए सारे, और पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करेगी और वो सारा मामला इस अंदाज होगा। वक्त नहीं, वरना हम आपको दिखा दें कि नून और पीपल्स पार्टी क्या क्या नहीं कहते रहे एक दूसरे को माजी में। खोसा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, फिर आप बताइएगा फरोज साहब, ये आप इमरान खान साहब को कहते हैं यूटर्न, क्या क्या नहीं कहा है आपने और नून ने एक दूसरे को। जरदारी साहब ने कहा, मैं सिर्फ एक बयान बता दूं कि अगर हमने मियाँ साहब का साथ दिया तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी माफ़ फरमाए सबको, लेकिन ये उन्होंने खुद कहा था। अब आप अपने बंदे बिठा रहे हैं इनके लिए। नहीं, देखें, हमारा अब जाहिर है हम अलायंस में हैं, एक हुकूमत में तो वी आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी हैव अलाइड, एंड हमने जो मूवमेंट चलाई जिसमें हमने आइन को बहाल किया बदस्तूर, उन्होंने बड़ी कोशिश की ऑब्स्ट्रक्ट करने की। बिल्कुल हम अलायंस में हैं, तो इसलिए मुनासिब यही समझा गया कि जो ये इलेक्शंस आ रहे हैं, ये इलेक्शंस जो बाई इलेक्शंस हैं, इस पर जॉइंट लड़ा जाए। ये नहीं है कि हम सारे बैठ जाएंगे उनके, जो हमारा मजबूत होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा, जो उनका होगा कंसेंसस से होगा, और ये वन टाइम है, माइंड यू। उसके बाद हमने अल्टीमेटली इलेक्शन एक दूसरे के इन 20 हलकों में लड़ना है। इन 20 हलकों में तीर के निशान का तो कोई उम्मीदवार नहीं है ना। तीर है कोई इन 20 हलकों में? नहीं, तीर शेर ही है ना। तीर के निशान का हो सकता है, हो भी सकता है, तीर का निशान का भी बिल्कुल हो सकता है। अभी तो देखे ना, अभी आया है और ये बैठ के होगा फैसला, लेकिन असूली तौर पर ये तय हुआ है कि हम इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे। लो जी फरोज साहब, तीर और शेर एक हो गए और एक ही दफा हुए। ये खोसा साहब ने वजाहत कर दी कि एक दफा, ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए। क्या आपको नहीं। बताएं भाई बदामी साहब, ये जादू की जफ्फी पड़ चुकी है। अच्छा, ये अब जफ्फी नून लीग छुड़वाना भी चढ़ा चाहे तो ये जरदारी साहब ये जफ्फी नहीं छोड़ेंगे। उनकी जफ्फी बड़ी मजबूत होती है। आपको याद होगा कि 2008 में चंद महीनों के लिए नून लीग मरकज में वजारतें ली थी। हाँ। वजारतें छोड़ दी उन्होंने पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह के, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब से वजारतें छोड़ने को तैयार नहीं थी। हालांकि उन्होंने 52 लोगों का काफ लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लिया था। तो लिहाजा आप ये देखें कि आसिफ अली जरदारी ने जो वो काम कर दिखाया है जो नून लीग अपने साथ नहीं कर सकती और ऐसा उनसे अपने ऊपर ही नून लीग ने खुद कुछ हमला किया है। उनको इक़्तिदार भी दिलवा दिया है। इक़्तिदार के बाद अब वो जवाबदेह भी हो गए हैं। उनसे ना पॉलिसी उनको सिर्फ की समझ आ रही है। बिलावल वजीर सैरो तफरी बन के पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। जवाबदेह जो है वो शहबाज शरीफ है। तो बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। अगर इत्तेहाद बन गया बड़ा अच्छा है। यही इंतखाबी कितनी सीटें ले रहे हैं आप? अपनी फौरी इंतखाबात करें और एक सुन लेना, एक इंतखाबी निशान के लिए भी अप्लाई कर दें। और वो इंतखाबी निशान बहुत अच्छा होगा। वो क्या कि इलेक्शन कमीशन से चेरी ब्लॉसम का इंतखाबी निशान भी हासिल कर लिया जाए, उसके ऊपर इंतखाबात भी लड़े जाएं, बड़ा अच्छा होगा। नहीं, वैसे कोई आपको खबर है फरूख साहब कि इलेक्शन डिले भी हो सकता है पंजाब का? नहीं। देखें, मामला ये है कि इनके ही लोग जो है वो अपनी अपीलें लेकर, जिनको इन्होंने टिकट दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो गए हुए हैं। अब वहां से क्या मामला आता है, क्या चीजें सामने आती हैं, आला अदलिया ने फैसला करना है। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? मैं अपने भाई की मैं इनकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि मैंने खुद बतौर गवर्नर अपने वजीरों को पुल आउट करके डी नोटिफाई किया था जब हमारी कोलिशन ऊपर खत्म हुई। तो नीचे भी हमारी जो है राजा रियाज साहब उस वक्त जो वो कितने साल बाद किया था, वो राजा रियाज साहब भी सीनियर वजीर थे। वो अपनी सरकारी गाड़ी का झंडा छोड़ने को तैयार नहीं थे। मुझे 2011 में मैंने 11 में डी नोटिफाई किया था या 12 में, मुझे याद है। खावर साहब, आप फाइनल कमेंट। ये इंतखाबी इत्तेहाद, एक तरफ बल्ला वर्सेस एंटी बल्ला होगा ना पंजाब के इलेक्शन जाहिर है, तो क्या लगता है आपको, क्या बनेगा फाइनल वर्ड? बल्ला वर्सेस चेरी ब्लॉसम। ये कोई स्टोरी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। जो पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिटिकल मंजरनामा चल रहा है ना, वो आज इस्लामाबाद में आपने कुछ बयानात इस्लामाबाद से सुने हैं। ये बजट 26-27 को पास होगा। IMF की डील भी 1-2 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगी। तो उसके बाद 10 जुलाई तक आपका जो सियासी मंजरनामा है वो किस सिमत में जाएगा वो आपको बड़ा ही वाज़े नजर आ जाएगा। आप इस इलेक्शन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते खावर साहब? ये तो सर देखिए, मैं
बिल्कुल इम्पोर्टेंट समझता हूँ। जो मेरे पास इतलात हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा बंदोबस्त का हिस्सा हैं और बंदोबस्त करने वाले हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि इस इलेक्शन को डेफर कर लिया जाए, क्योंकि इस इलेक्शन के नताइज अगर उनकी उम्मीदों के खिलाफ आते हैं तो ये बहुत बड़ा एक डेंट होगा ये जो मौजूदा हुकूमत है। लिहाजा वो ये रिस्क लेने के हवाले से थोड़े से परेशान हैं। लेकिन दोबारा से मैं अपनी बात दोहराता चलूँ, अभी तक इमरान खान साहब ने, हम जरूर कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल्स की, आपने कहा कि वो जनरल बाजवा साहब को न्यूट्रल्स कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता वो जनरल बाजवा साहब को ही न्यूट्रल कह रहे हैं। वो एक ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स जो उनके ज़हन में, खान साहब ने अभी कोई बात नहीं की जो कि पीडीएम के लीडरान ने अपने जलसे जुलूसों में की थी, और मेरे ख्याल में उस नहज तक बात नहीं जाएगी। उससे पहले ही कुछ ना कुछ मामला जो हैं किसी ना किसी सिमत आपको बैठते नजर आएंगे। इत्तलात यही हैं कि ये बजट पास हो जाएगा तो उसके बाद जो है एक फाइनल राउंड जो है मजीद खेला जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं पंजाब के अंदर ये जो इलेक्शन है उसकी बड़ी वाज़ेह सी वजह वसीम, ये जिन लोगों के पास टिकटें हैं, जिन लोगों के पास जिनको टिकटें दी हैं, उन हलकों के अंदर जो नून लीग के असल उम्मीदवार हैं वो नहीं चाहते ये लोग जीते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया का, बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जिंदगी से तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।